और वो पूरे इंडस्ट्री के साथ मैं अकेला लड़ा। मैं अकेला था, मेरे परिवार था मेरे साथ, क्योंकि उसको पता था कि ये कुछ भी कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ज्यादा दिल से सोचता हूँ, दिमाग से कम सोचता हूँ। शायद इसीलिए मैं उस समय चुप था। मैं बहुत दिनों के बाद बोला, जब ये पूरा मीडिया ट्रायल खत्म हो गया उसके बाद मैं बोला। तो लेकिन मुझे बोलने से पहले कोर्ट ने मुझे जवाब दे दिया कि भाई, जज ने फटकारा कि इसके ऊपर केस किया क्यों। काम्या पंजाबी की बात कर रहे हैं आप? काम्या पंजाबी और ये लोग सारे बिग बॉस के जो कीड़े हैं ना, इनको क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि वो कुछ मौका मिल जाए, कूद जाए उसमें। उसने बोला मेरा 7-8 साल का बच्चा है, मेरा बच्चा अभी होने वाला है, तो वो बच्चा अभी 15 साल का होगा, तो जज ने बोला है वो बच्चा लेके आओ कोर्ट में। तो 2-3 टाइम से वो तो कोर्ट ही नहीं आ रही है। तो अभी कुछ दिन के अंदर में उसको, कानून तो कानून है, जिस तरह से कानून ने पूरा जांच करके मुझे बिल दिया कि भाई तुम जाओ, तुम, उसी तरह से कानून उसको भी पकड़ेगा कि भाई तूने ऐसा कैसे बोला। यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट अ सेलिब्रिटी इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जिसका घर का दाना पानी उसके नाम से चल रहा है। कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं मिला कि भाई हमने इतना टॉर्चर किया, किसी को ऐसा किया, तो कोई लिखेगा ना कि भाई हम इसके लिए मर रहे हैं। आप भी समझो, आपको कोई आदमी आप बांधता है, रोज मारता है, आपको मौका मिला मरने का, तो आप पेपर तो पूरा घर खुला है, आप लिखोगे ना ये आदमी मेरे को टॉर्चर करता है, उसको तो जायजा नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। इससे पहले हम उत्तराखंड में थे, वहाँ अपना प्रोडक्शन चला रहे थे और वहाँ भी लगातार इंटरव्यूज कर रहे थे। पहला इंटरव्यू है जो मुंबई में होगा। अभी आप आ गए खंड से राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आप पहला इंटरव्यू है जो फिल्मी चाणक्य पर आपका आएगा, ये उद्घाटन हो गया उद्घाटन। राहुल राज सिंह को बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टेटमेंट से जानते हैं, उस तरीके से देखते हैं जब माइक लगाया राहुल राज सिंह अपना पक्ष रख रहे हैं या दूसरे का पक्ष सुन रहे हैं, लेकिन रियल में राहुल राज सिंह कौन है वो अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि जो राहुल राज सिंह है वो आज आप पूरा दिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं एक साधारण सा एक इंसान हूँ जो एक कलाकार हूँ, और मैं भी झारखंड से हूँ, और मैं शहर में सपने लेके आया था, मैं मॉडलिंग करता था और मॉडलिंग में मैंने अच्छा मुकाम कमाया था। मैंने सारे डिज़ाइनर्स, जितने आप डिज़ाइनर्स के नाम जानते हो, सबके साथ रैम शोज किए, करीब 70-80 बड़े बड़े ब्रांड्स का मॉडल था। उसके बाद मैं एक्टिंग करना शुरू किया, तो मैंने 3 सीरियल किया एज अ मेन लीड, वो किया उसमें। जी। करीब 1000 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी डाली, युवा टाइगर एंटरटेनमेंट। उसमें हम लोगों ने करीब 750-800 इवेंट्स किए जी। बॉम्बे के सबसे पॉपुलर होली हमारे कंपनी से ही होती है, होली ब्लास्ट। तो उसमें पूरे इंडस्ट्री के लोग आते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अभी थिएटर करना शुरू किया मकरंद देशपांडे जी के साथ। जी। और मैं अभी थिएटर प्लेस कर रहा हूँ और दोबारा से मैं अभी स्क्रीन में आने वाला हूँ, बातचीत चल रही है। मैं मिडिल क्लास नहीं बोल सकते, पर हाँ मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जो मिडिल क्लास का ऊपर होता है। हाँ, जो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की अच्छे से बड़े स्कूल में कराए, स्पोर्ट्स एकेडमी जहाँ भी जाना चाहे वहाँ पे मुझे उन्होंने वो सुविधा दिया। और मैं बाकी लोगों की तरह ही हूँ, एक आम लड़का हूँ और बड़े सपने हैं, और इन सपनों को साकार करने के लिए मैं उसके पीछे लगा हूँ। आपने पूरा डिफाइन कर दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं सवाल पूछूंगा कि राहुल राज सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा किस स्कूल से हुई, माता पिता का नाम क्या था, एरिया बैकग्राउंड पिता का क्या था, क्या जॉब करते थे पिता, और हर इंटरव्यू में जो एक सवाल नहीं पूछा जाता है नाना नानी के बारे में, तो नाना नानी का एरिया बैकग्राउंड क्या था? बहुत बढ़िया पूरा सवाल पूछा है आपने। सबसे पहले मैं नाना नानी से शुरू करना चाहता हूँ। मेरी नानी श्रीमती अभी है नहीं जी दुनिया में, अभी कोरोना वायरस के टाइम में उनका इंतकाल हुआ। उनका नाम है दीपाली कुहा। वो 48 इयर्स तक एक हाई स्कूल में टीचर थी और वो हेड एग्जामिनर थी। स्कूल का नाम था कदमा गर्ल्स हाई स्कूल, जमशेदपुर, टाटा, जहाँ मेरी जन्म हुई। मेरे नाना जी वाज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि गजेटेड ऑफिसर थे। तो नाना और नानी दोनों ही बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा, मैं पला बड़ा भी हूँ मेरे नानी के पास।
तो इसीलिए मेरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मेरी स्कूल थी सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर में। तो क्लास 7-8 तक मेरी वहाँ पर शिक्षा हुई। उसके बाद मैं रांची चला गया। रांची में है बिशप एस्कॉट बॉयज स्कूल, बाकी की पढ़ाई मेरी वहाँ हुई। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता आ गया, फिर नानी के पास आ गया। अच्छा, कलकत्ता से एक चीज़ याद है, क्या आप बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं? जी, मेरी माँ बंगाली है और मेरी नानी बंगाली है ऑब्वियसली जी। तो मुझे बांग्ला बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैंने अपने करियर की शुरुआत ही कलकत्ता से की। मैं कलकत्ता में ही सुपर मॉडल हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। मैं कलकत्ता में ही सुपर मॉडल हुआ जी, और मुझे पहला पुरस्कार मेरे लाइफ का वहीं पे मिला स्टेज में। और कलकत्ता में मैं बिपाशा, कोयना मित्रा, इनके सबके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और उसके बाद मैं बॉम्बे आया। तो मेरे फादर का नाम है शिवर्धन सिंह। ही इज़ अ बिजनेसमैन। वो एक बिल्डर हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं जी। मेरे दादाजी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो करीब 11-12 साल जेल में थे। उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, श्री गोविंद देव ब्रह्मचारी करके जी। और मेरी माता जी शिवानी सिंह, शी इज़ एन NGO वर्कर और वो पॉलिटिकली भी कनेक्टेड है जी। तो आज के डेट में वो बहुत, उनका संस्था है अपना घर, जो लोगों को घर दिलवाने का काम करते हैं। मतलब कि घर दिलवाने के लिए पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा आवश्यक है, हेल्थ आपका सही रहे। तो उन एरियाज में काम करती है जिस एरिया में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं जी। तो ऐसे ही है हमारा फैमिली, जो एक बोल सकते हैं आप मल्टी फेस एक संस्था चलाते हैं। सब लोग मिलजुल के रहते हैं जी। और मैं बॉम्बे में रहता हूँ और कुछ नया करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि अपने फैमिली में तो कोई बैकग्राउंड या कोई गॉडफादर तो है नहीं। तो फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और कड़ी लगन और मेहनत से मैंने जो भी काम किया है अभी तक, वो सारे काम सराहे गए हैं। मेरे शोज हिट हुए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आप लीड करते हो जी। तो आज आप देखोगे टेलीविजन शोज 3 महीना 4 महीना में बंद हो जाता है जी। तो क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मेरी पहला शो था अंबरधारा सोनी में जी। वो हिट हुआ। वो करीब हम लोग 1 साल तक TRP नंबर 1 में थे जी। फिर मेरी दूसरी शो थी माता की चौकी, वो करीब 1000 एपिसोड चली जी। तो वो हिट हुआ। मतलब जो ज्यादा दिन तक चलता है तो वो हिट होता है। तो पब्लिक ने पसंद किया मुझे, मेरे काम को पसंद किया और आगे भी करेंगे मुझे पता है। क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर को पता होता है कि वो अच्छा डॉक्टर है, वो सीखा हुआ है जी। तो वैसे एक अच्छा एक्टर को पता होता है कि वो अच्छा एक्टिंग करता है और वो आगे भी कोई भी किरदार मिले जी, वो उसको अच्छे से ही करेगा। सर, जो पहली इंसान की जर्नी होती है, मुंबई की जर्नी, और या पहला जो काम होता है बहुत यादगार होता है। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेता हूँ, दोनों का जवाब डिफाइन कर दीजिएगा कि पहली बार कब ये जहन में आया कि आपको मुंबई आना है, और जब मुंबई आया तो किस तरह का शुरुआत का जो संघर्ष होता है, जिस पीरियड में आप मेरे को इस समय देख रहे होंगे कि इंसान को पता नहीं होता है कि कहाँ रहना है, कि कौन सा एरिया आपके लिए सुटेबल है, कंफर्टेबल है। और उसके बाद एक जर्नी ये भी कवर कर दीजिएगा कि पहला जो आपका काम था वो कैसे मिला और किस तरीके से मिलता है काम। देखिए, मैं नसीब को बहुत मानता हूँ। हाँ, एक नसीब होता है जो आपको लेके आता है जहाँ आप हो अभी जी। आप भी नसीब से ही आए हो। बहुत लोग चाहते हैं उत्तराखंड के कि आप बॉम्बे में आए जी, लेकिन आपका नसीब आपको लेके आता है। तो पहला काम तो मैंने बोला आपको, मैंने अपने करियर की शुरुआत की कलकत्ता से। तो कलकत्ता में मैं एक फैशन का टूर होता है, जैसे लैक्मे इंडिया फैशन वीक होता है, उसी तरह एक टूर होता है, उसको बोलते हैं ब्लेंडर्स प्राइड रनवे फैशन। उसमें रॉकी गैस, रघुविंदर राठौर, विजय, जे वलाया, तो बड़े बड़े डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं वहाँ पे मॉडल था कलकत्ता में। शो हाउस एक कंपनी है जो मॉडल्स वो कोऑर्डिनेशन करते हैं जी। तो मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला वहीं से। अच्छा, उन्होंने बोला कि तुम बॉम्बे भी आ जाओ। फिर बॉम्बे आया मैं। बॉम्बे आके मैं कुछ फैशन शोज किया जी। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा एड मिला था, मैकडॉनल्ड्स का एड मिला था जी, जो कि बहुत होर्डिंग्स उसके लगे थे। धीरे धीरे एड्स करते 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 मैं ग्रासिम मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मैं सेलेक्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया से, 22 जन सेलेक्ट हुआ, उसमें से मैं सेलेक्ट हुआ। फिर ग्रासिम मिस्टर इंडिया जीता मैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और पहला बड़ा सक्सेस मुझे कलकत्ता में मिल चुका था।
क्योंकि मुझे एक बड़े से होर्डिंग के साथ, नहीं होर्डिंग तो बहुत लगे थे, पर बहुत बड़ा एक रैंप था वहाँ का। मतलब अब किसी भी चमचे हो, समझो आप बैंगलोर में हो या कैलकाटा, जहाँ भी फिल्मी दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो कैलकाटा भी बहुत बड़ा मार्केट है जी। आपको तो पता है कितने लोग कैलकाटा से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुपर मॉडल बन के मुझे पहला पुश मिला कि नहीं तुम कर सकते हो। हाँ। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और आगे कोशिश करूंगा कि मैं, आजकल वेब सीरीज बहुत हो रहे हैं, हाँ। फिल्में हो रही हैं, नए लोगों को आज चांस मिल रहा है और नए फेसेस आजकल आ रहे हैं। वो नेपोटिज्म का जो खेल है वो बहुत है, नेपोटिज्म तो है ही। अब करण जौहर तो मुझे लेके कोई मेन लीड में काम करेंगे नहीं जब तक ना मैं बाहर प्रूव करूं। हाँ सही बात है। मुझे लॉन्च तो नहीं करेंगे, मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में तो नहीं लेंगे। तो हम लोग को बाहर प्रूव करके फिर करण जौहर के साथ या बड़ा बैनर, धर्मा जैसे बड़े बैनर में हम लोगों को चांस मिलता है। तो बाहर आजकल काम हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं धर्मा के साथ काम करूं, बाहर अच्छे से प्रूव करूं तो उनका फोन आए। तो ये सपना है, ऐसे बड़ा सपना आप बोल सकते हो। एनीथिंग कैन हैपन, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो मुंबई आ गए आप, पहला शो हो गया, तो फिर आगे की जर्नी कैसे रही कि आपको माता की चौकी मिला और फिर आगे बढ़ते गए? 3 साढ़े 3 4 साल चला मेरा शूटिंग। हम अंबरधरा करीब 1.5 साल चला, माता की चौकी 3 साल चला, फिर गणेश लीला एक शो था, गणेश लीला करीब 1 साल चला, तो 4 साढ़े 4 साल चला। तो इसीलिए उसके बाद मैंने कंपनी खोला अपना, युवा टाइगर एंटरटेनमेंट जी। फिर आप प्रोड्यूसर बन गए? फिर मैं प्रोड्यूसर बना, पर वैसा प्रोड्यूसर नहीं बना जैसे करण जौहर है। हाँ, मतलब फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे आप, इवेंट प्रोड्यूस कर रहे थे। इवेंट प्रोड्यूस कर रहा था और काफी सारी फिल्मों के साथ हम लोग ज्वाइन हो गए थे। जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्में थी, हॉलीडे, अक्षय कुमार की फिल्म थी हॉलीडे, हवाईजादा, रिलायंस के साथ हम लोग जुड़े थे। युवा टाइगर एंटरटेनमेंट जुड़ा था। क्या करता था युवा टाइगर एंटरटेनमेंट जुड़ के उस समय? युवा टाइगर एंटरटेनमेंट एक्वायर करता था फिल्मों को और वो फिल्मों को रिलायंस के थ्रू उसको मार्केट में लाता था। सेल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर मान सकते हैं, एक तरीके का कड़ी एक्विजिशन बोल सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटर रिलायंस था, हम लोग एक्वायर करते थे फिल्म को, उसका सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स, और कई कई फिल्मों का हम लोग सारे राइट्स एक्वायर करते थे। हाँ। और उसको बड़े किसी कंपनी के साथ मिलके हम लोग उसको रिलीज देते थे जी। तो उस समय कॉर्पोरेट का समय था, तो हम लोग ने कॉर्पोरेट के साथ काम करके काम सीखा। क्योंकि मुझे शाहरुख खान जैसा बड़ा एक्टर बनना है, सलमान खान जैसा बड़ा एक्टर बनना है। हाँ। तो मुझे इंडस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी था कि ये फिल्म बन के कहाँ गई, क्योंकि उससे पहले मैंने एक फिल्म एज ए हीरो किया था जी। उस समय मुझे ये नॉलेज नहीं था कि ये फिल्म बनने के बाद कहाँ जाती है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में कैसे रिलीज होती है। आज मुझे अमेरिका का, कनाडा का, बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरे फोन पे है, मुझे यहाँ के कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी मुझे जानते हैं और मुझे पता है वो रिलीज कैसे करते हैं, हाउ द फिल्म गेट्स रिलीज एंड एक्सप्लॉइटेड जी, सो दैट इट कम्स इन लाइमलाइट। सो इसीलिए मैंने युवा टाइगर एंटरटेनमेंट खोला, ताकि मुझे खुद एक बिजनेस के साथ साथ पैसा तो कमाना जरूरी है बिल्कुल, और उसके साथ साथ मुझे पता भी चले कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री छोटी तो है पर है बहुत बड़ी। हाँ। बहुत एक फिल्म के अंदर 150 लोगों का क्रू होता है बड़ी फिल्मों के अंदर। मुझे सबके साथ संपर्क करने का मौका मिला, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ के साथ बैठने का मौका मिला, जो वो कांस फिल्म फेस्टिवल बोलिए, मामी फिल्म फेस्टिवल बोलिए, जिस बड़े बड़े फेस्टिवल्स के जो जूरी मेंबर्स रहते हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला। इसीलिए ताल्लुकात बहुत हो गए। तो ये ताल्लुकात बहुत जरूरी होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। रिलेशन ताल्लुकात, अब जानोगे ही नहीं, अचानक फोन करोगे तो क्यों कोई अनजान आदमी आपसे बात करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक्टर हो तो गली गली में यहाँ एक्टर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। सही। तो यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लॉट ऑफ पीपल अराउंड योर विसिनिटी। सारे सवाल मैं पूछ लूं और एक सवाल ना है, जो कि तो लोग कहेंगे कि शायद क्या फिक्स इंटरव्यू है, और मैं कहीं से नहीं चाहता कि कोई देखने वाले फिक्स है कि इंटरव्यू फिक्स है। एक केस था प्रत्यूषा बनर्जी का। प्रत्यूषा बनर्जी का केस नहीं था, उसे आप ऐसे करके मत बोलिए, वो एक सुसाइड केस था। हाँ। एक टीवी एक्ट्रेस ने सुसाइड किया। ऐसे हमारे आप देखोगे तो बहुत किसान सुसाइड कर रहे हैं, बहुत। कोटा चले जाइएगा आप, तो कोटा में आप जाके देखिएगा कि हर
सीजन में करीब 20 से 25 जन सुसाइड करते हैं इसे 2 नंबर कम होने के कारण। तो वो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, वो उस बंदे को कि भाई सुसाइड मत करो, आप यही बोल सकते हो ना। बिल्कुल सही है। अब वो कर लेता है सुसाइड, तो क्या होता है, तो ये क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। कोई सुसाइड कर लिया, अब ये तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया, तो बेचारा वो लड़का को अंदर सीजान खान को, क्या गलती है सीजान खान का? हाँ। सीजान खान क्या रस्सी लेके आया था कि तुम लटक जाओ? नहीं। आप बताइए मुझे, हेलमेट पहन के आप गाड़ी नहीं चलाइएगा और 100 की स्पीड में चलाइएगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो बाइक वाले को पकड़िएगा? सही बात। तो बाइक किसने बनाया भाई, इतना रेस का मीटर क्यों दिया इसमें? तो एक हाईलाइटेड मीडिया ने बहुत पैसा कमाया इससे। हमें मीडिया के लोगों ने कहा अरे भाई हम लोग को तो बहुत टीआरपी मिला, तो फेक स्टोरीज चलाए। अगर 1% भी सच्चाई होती तो मुझे बिना अरेस्ट किए हुए मुझे बेल नहीं मिलता, मैं अरेस्ट नहीं हुआ केस में। है ना। और लोगों का बहुत है कि बहुत पैसा है आपके पास, ऐसा है वैसा है। अरे यार पैसे तो बहुत लोगों के पास है, अभी बड़े बड़े नेता जो जेल में है उनसे तो कम ही होगा पैसा मेरे पास। है ना। मैंने एक अच्छा लॉयर लिया, बड़ा लॉयर लिया, मिस्टर आवाज पोंडा को लिया। हाँ, इतना काम करने के बाद अगर मैं इतना ना करूं तो फिर क्या मतलब बनता है? अपने को डिफेंस करने के लिए मैं अगर अच्छा तलवार ही ना लूं तो ऐसा युद्ध का क्या फायदा? सही बात। और वो पूरे इंडस्ट्री के साथ मैं अकेला लड़ा, मैं अकेला था, मेरे परिवार था मेरे साथ, क्योंकि उसको पता था कि ये कुछ भी कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल बंदा हूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ज्यादा दिल से सोचता हूँ, दिमाग से कम सोचता हूँ। शायद इसीलिए मैं उस समय चुप था। मैं बहुत दिनों के बाद बोला, जब ये पूरा मीडिया ट्रायल खत्म हो गया उसके बाद मैं बोला। तो लेकिन मुझे बोलने से पहले कोर्ट ने मुझे जवाब दे दिया कि भाई, जज ने फटकारा कि इसके ऊपर केस किया क्यों। काम्या पंजाबी की बात कर रहे हैं। काम्या पंजाबी और ये लोग सारे बिग बॉस के जो कीड़े हैं ना, इनको क्या होता है कि उनको चाहिए होता है कि वो कुछ मौका मिल जाए, कूद जाए उसमें। वो कूद गए, इतने ज्यादा उसको फिक्र रहता तो वो साल में 2 साल में एक बार उससे आके मिलती, भाई कभी मिली नहीं। तो वो है का, मैंने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा केस करके रखा है निर्दोषी कोर्ट गोरेगांव में, है ना। बहुत जल्दी उसका फैसला आने वाला है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें जो बोली है वो उसको प्रूफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई भी चीज में 1% की भी सच्चाई नहीं है ही नहीं, शैडो ही नहीं है। उसने बोला मेरा 7-8 साल का बच्चा है, मेरा बच्चा अभी होने वाला है, तो वो बच्चा अभी 15 साल का होगा, तो जज ने बोला है वो बच्चा लेके आओ कोर्ट में। तो 2-3 टाइम से वो तो कोर्ट ही नहीं आ रही है, तो अभी कुछ दिन के अंदर में उसको, कानून तो कानून है, जिस तरह से कानून ने पूरा जांच करके मुझे बिल दिया कि भाई तुम जाओ, तुम उसी तरह से कानून उसको भी पकड़ेगा कि भाई तूने ऐसा कैसे बोला। यू कैन नॉट ह्यूमिलेट अ सेलिब्रिटी इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जिसका घर का दाना पानी उसके नाम से चल रहा है। सही बात। इसीलिए कोर्ट ने केस लिया कि भाई 1 करोड़ रुपए का केस लिया, मैंने 1.5 लाख रुपया कोर्ट फीस जमा किया ताकि वो केस लड़ूं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा। जिस तरह से मुझे छोड़ा गया हाई कोर्ट से, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसको कोई नहीं खरीद सकता। सही बात। बहुत बड़ा कोर्ट है, आप जाके देखोगे तो डर जाओ। उससे पहले मैं कभी पुलिस स्टेशन, दोस्त थे पुलिस में, लेकिन कभी ऐसा केस वेस देखा नहीं था, तो मैं भी नर्वस हो गया था यार, मेरे साथ अचानक से ऐसा क्या हो रहा है। मैं तो रो रहा था तो लोग बोल रहे थे कि फेक रो रहा है, तो उस समय तो सारी चीजें फेक लग रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि आप लोग तो बहुत दूर से देख रहे हो। अगर कोई जुर्म कोई भी इंसान करता है, अगर कोर्ट में मैटर है, तो वो कोर्ट अगर आपको बरी दे रहा है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले? ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ। कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं मिला कि भाई हमने इतना टॉर्चर किया, किसी को ऐसा किया, तो कोई लिखेगा ना कि भाई हम इसके लिए मर रहे हैं। आप भी समझो, आपको कोई आदमी यहाँ बांधता है, रोज मारता है, आपको मौका मिला मरने का, तो आप पेपर तो पूरा घर खुला है, आप लिखोगे ना ये आदमी मेरे को टॉर्चर करता है, उसने तो मुझे आई लव यू बोला है उधर करके, उल्टा करके। तो ये सारी चीजें फेक चीजें हैं, ये एकदम ही मतलब ऐसा आगे भी होगा, ये सीजान खान का हुआ और भी होगा। इसको ग्लैमराइज ना किया जाए। एक सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है, सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है। आपको एक जीवन मिलता है, सैकड़ों जीवन के बाद इंसान का जीवन मिलता है, उसको आप अपने हाथ से ऐसे नहीं खत्म कर सकते। सही है, आप समझ रहे हो? तो मैं तो सुसाइड चीज को ही बहुत गलत मानता हूँ। तुनिशा शर्मा मरी, उसकी माँ अकेली है, ये मर गई, उसके माँ बाप यहाँ पे अकेले हैं सब, तो ये सारी चीजें गलत है यार। सुसाइड एक ऐसा होना चाहिए, हमको, मुझे ऐसा लगता है कि जो सुसाइड करता है उसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उससे लोग प्रोत्साहन होते हैं, मैं सुसाइड करके कि मैं तो मरने के बाद फेमस हो गई, या हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे
इसी को देख देख के कोटा में देखिए आप, अभी भी 13 लड़के ने सुसाइड की कोटा में, तो क्या कर सकते हैं आप? आप समझ लो, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। और मैं सबसे ज्यादा इसके अगेंस्ट में हूं, बिल्कुल, कि भाई मरना है तो भाई अपने जीवन काल को पूरा करके मरो। सही। इन सारे बातों के बीच आपने एक शब्द बोला बिग बॉस, और उस समय खबर ये उड़ रही थी जब ये केस हुआ कि आपको बिग बॉस ने ऑफर किया है। मुझे ऐसे रियलिटी शो में जाने का कोई मत ऑफर हुआ? हाँ, बिल्कुल, एक बार नहीं, हमेशा हुआ है। तो मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है ये। चले जाते, पैसा तो मिल ही रहा होगा बहुत ज्यादा। नहीं, उस समय पैसे से ज्यादा सुकून चाहिए था। वो सुकून वहां नहीं मिलेगा। नहीं, उस समय नहीं मिलता, क्योंकि उस समय मैं अपने हादसे से एक निकला था। यार कोई मर गया तुम्हारे सामने, मैं उसको काट के खुद अपने हाथ से उठा के हॉस्पिटल लेके गया, उसके डेथ सर्टिफिकेट में मैंने ही साइन किया है। मैं 3.5 घंटा वहां पे था, भूखा प्यासा। तुमको पता है कि खाना लेने गया था, खाना तो खा नहीं पाया। हाँ, तो फिर चिप्स खाया तो उसका वतन बना दिया वो राखी सावंत ने। हाँ, वो कि चिप्स खा रहा था, कैसा बॉयफ्रेंड है। अब आप बताओ, राखी सावंत के नीचे आता एक्ट्रेस, उसको कभी एक्टिंग करते देखा है आपने? उसको किसी फिल्म में एक्टिंग करते? ये सारे लोग जो है, उर्फी जावेद, ये लोगों को कुछ ना कुछ ड्रामा, स्किन शो, बोलेंगे हाँ रे मेरा बदन है, मैं कुछ भी पहनूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर क्या है, जब लटक जाएगा स्किन तभी भी ऐसी पहनोगी क्या? तब कहां से आएगा तुम्हारे पास? तो देखिए, कला का एक जगह है, कला। हम लोग एक्टर हैं जी, हम आज थिएटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं थिएटर? कि हमारा कला को और हम लोग मजबूत करें। आप समझ रहे हो बात? बिल्कुल समझ गया। तो लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना, विदाउट कट परफॉर्म करना, हम लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं। कम पैसा भी चलेगा, लेकिन इज्जत के साथ साथ कमाई करना बहुत जरूरी है। कल को आप क्या जाने जाओगे? आप सिल्क स्मिता, उसको क्या जाना जाएगा? चलो उसने तो एक्टिंग भी करा, ये लोग तो कोई एक्टिंग भी नहीं करते, लेकिन एक्ट्रेस राखी सावंत आएगा देखना। काय का एक्टिंग किया? कौन सा एक रोल बता दो उन लोगों का कि जो कभी आपने देखा है पिक्चर में राखी सावंत एक्टिंग करते हैं? मतलब वो माइक्रो सेकंड तो वो तो एक्टिंग नहीं हुआ ना जी। हाउ कैन यू कॉल यू एज एन एक्टर जब भी आपने कोई 10 लाइन का आज तक डायलॉग नहीं बोला किसी जगह में? 20 ग्रेड का फिल्म किया हुआ किधर तो पता नहीं। हम लोग एक्टर हैं और हम अपने एक्टिंग पे ध्यान देते हैं, उसको कैसे अपने बॉडी को मेंटेन करे, अपने आप को मेंटेन करे, ताकि मैं मेन लीड्स और प्ले कर सकूं। उसमें मेहनत करते हैं हम लोग। अभी हम लोग जब आ रहे थे अंदर को, तो आपसे एक बात हुई कि आप इस समय मकरंद देश पांडे के साथ मिलकर थिएटर कर रहे हैं, तो वो पूरा एक बार डिफाइन करते कि क्या है थिएटर और क्यों जरूरी है थिएटर हर एक्टर के लिए। थिएटर क्या है भाई, कि थिएटर एक ऐसा एक मिरर बना देता है एक्टर को, कि आपको कोई कैरेक्टर दे दो तो आप ऐसे पकड़ लोगे कैरेक्टर। पुलिस ऑफिसर बनना है तो पुलिस ऑफिसर है, पोस्टमैन बनना है तो पोस्टमैन, जासूस बनना है तो जासूस। थिएटर आपको ओपन कर देता है। आप लाइव ऑडियंस के साथ, बुड्ढा है, बुड्ढी है, बच्चा है, उसका बाप है, चाचा है, सौतेला है, सब बहुत किस्म के लोग होते हैं, और आपको सबके साथ 10 कैरेक्टर के साथ सिंक होके आपको वहां पे बिना गलती के आपको परफॉर्म करना है। तो एक थिएटर करना बहुत जरूरी है। पहले तो थिएटर में पैसा नहीं था, अभी थिएटर में पैसा भी है। पहले लोग बहुत मेहनत करते थे, बोलते थे यार इतना रोज जा रहा हूँ, खाने का भी पैसा नहीं था। क्योंकि आज आप देखो 500 रुपए के टिकट हैं और 4 दिन पहले हाउसफुल हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए आज के डेट में कैसा है थिएटर, मैं तो नए कलाकारों को हमेशा बोलूंगा कि जो अगर आ रहे हो, मैं तो मॉडलिंग से शुरू किया, मैं 6 फुट 2 इंच का हूँ भाई, सब लोग तो नहीं होते 6 फुट 2 इंच का है ना। तो मैंने तो मॉडलिंग किया, मॉडलिंग से मुझे वो जगह मिला, रास्ता मिला। लेकिन जो नहीं कर सकते मॉडलिंग, जो 6 फीट, को निराश होने की जरूरत नहीं है वो आए और किसी ना किसी थिएटर ग्रुप को कहीं ना कहीं से खोज के, ऑनलाइन खोज के, इधर से खोज के, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, कैसे ना कैसे मेहनत करके हाथ पैर जोड़ के कोई बड़ा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो। वहां से तुम सीख लोगे कि भाई कला क्या है, मतलब व्हाट इज टू बी एन एक्टर, क्या होता है एक्टिंग करना। तो हर चीज सीखना पड़ता है, चाय बनाना भी सीखना पड़ता है, तो एक्टिंग तो बहुत बड़ी बात है। सही है। तो सीख लो, और सीखने के बाद जब कोशिश करोगे, जब तुम्हें ऑडिशंस मिलेंगे, मौका मिलेगा, तो तुम स्टैंड आउट करोगे कि हाँ बाबा इसने ये तरीके से काम किया है, वरना नहीं नेचुरल लग रहा है। तो थिएटर एक बहुत अच्छा मीडियम है,
और इससे अच्छा कोई मीडियम नहीं है। तो मुझे भी सीखने में बहुत समय लगा, सीरियल कर करके। पर जब मैं थिएटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्लास एक्टर्स है, पंकज कपूर है, सुप्रिया पाठक है, नसीर साहब है, ओम पुरी, ये बड़े बड़े जितने एक्टर आप देखोगे, जितने अमरीश पुरी, ये सारे लोग थिएटर से आए हैं। थिएटर तो बाप ऑफ ऑल टीचिंग स्कूल है। सर एक जो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं सलोनी शर्मा जी। अब शायद सलोनी शर्मा सिंह लगाते होंगे आप लोग, लगता है। वो शर्मा भी रखी है, सिंह भी रख रही है। और वो आपकी पत्नी हो गई है जी। तो उनसे कैसे मुलाकात हुई, थोड़ी सी जर्नी उनकी बता। सलोनी और हम लोग दोनों साथ में बहुत पुराने जान पहचान के हैं, मतलब करीब 11 साल हो गया, 10-11 साल 11 साल पहले से जानते हैं। हाँ, वो हम लोग इवेंट साथ में करते थे। अच्छा। 2011 से आप समझ, ये युवा टाइगर के साथ की बात होगी जी। वो हम लोग इवेंट साथ में करते थे, वो भी साथ में इवेंट करती थी मेरे। तो एक टीम था हम लोगों का और अच्छे दोस्त थे हम लोग। मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा उसने, बहुत उसके बारे में भी कंट्रोवर्सी, उसका भी नाम आया। बिल्कुल। पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज तक आप कोई भी इंटरव्यू उसका नहीं देख सकते जो उसने मेरे अगेंस्ट में बोला है। वो सारे उसके वॉइस डब करके फोन का ऐसे दिखा के, लेकिन उसका कभी भी आप नहीं देखोगे कि उसने बोला, क्योंकि बोला ही नहीं है। क्योंकि जो जिसको पब्लिसिटी चाहिए था, जिसको जैसे काम्या पंजाबी जैसे लोगों को उस समय कोई काम नहीं था उसके पास, उसके बाद उसको काम मिला शक्ति में। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि भाई आप मसीहा बन गए, अरे आपने तो बचाने की कोशिश की, तो उसके कलर्स ने उसको शक्ति में लिया। अरे तो वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने बहुत मुश्किल दौर से जब मैं गुजर रहा था, तो उस समय उसने मुझे पुश किया कि तुमने जब कुछ किया ही नहीं है, कोर्ट ने तुमको छोड़ दिया, तो तुम ऐसे देवदास बन के क्यों घूम रहे हो। मैं भी भटक गया था। मैं बोला यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, सब मोह माया है, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, मैंने क्या किया था। तो सारे लोगों का फल मिलेगा जब एक पैसा आ गया कि कोर्ट में। बोलने के लिए तो बोल दिया उन्होंने, मीडिया में बोला, तो सारी चीजें वो कोर्ट में रखा गया है। बोला गया है कि भाई बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। राखी सावंत को मैंने कोर्ट में इसलिए नहीं खसीटा में बता दूं कि वो बेचारी है। अच्छा है ना, उनको घसीट के क्या फायदा, वहां जज भी बोलेगा छोड़ दो भाई इसको। जो ज्यादा फैशन मार, तो राखी साहब ने बोला भी था कि पंखा बंद कर दो। अब मैं भी मानता हूँ कि पंखा हटा दो, एसी लगाओ। ये लोग विकास गुप्ता और ये लोग तो बहुत ही थर्ड ग्रेड के लोग हैं, मतलब इनका कोई ग्रेड नहीं, इनका परिवार इनको छोड़ के चला गया है, तो इनको तो कोर्ट में ले जाना ही बनता था मुझे। तो सलोनी शर्मा सिंह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो फिर आपने शादी कर ली, ज्यादा शादी कर ली, पसंद आ गई आपको सपोर्ट के? नहीं, दोस्त थी। अब शादी करना ही था मुझे, क्या करता मैं क्या करता, देवदास बन के घूम, तो फिर में देवदास अच्छा लगता है। रियल लाइफ में क्या है, आप 60-70 साल जीना है तो आपको एक एज में सेटल हो जाते हैं, सेटल नहीं हो पाओगे। सलमान खान तो मैं हूं नहीं, है ना। तो एक एज में सेटल होने से क्या हो जाता है कि फिर से फोकस करना था काम पे। सेटल हो गया भाई, चलो एक आदमी सेटल हो गया, तो वेला की तरह बैचलर बन के कितना दिन घूमोगे आप। फिर पता चला 70 साल तक बैचलर रह गया। है ना, बैचलर थोड़ी ना मारा जाता है। हमारे शास्त्रों में विवाह को एक बहुत अच्छा जगह दिया गया है। विवाह संबंध जब होता है तो बहुत लोगों का आशीर्वाद मिलता है, और बिना आशीर्वाद के, बिना चीजों की चीजें नहीं होती है जी। तो मुझे आशीर्वाद लेना था सारे लोगों का दोबारा से, वो लेके एक नया जीवन शुरू करना था, और ये पास्ट को भुलाना था, क्योंकि वो गंदा चीज जो आपके रूह को तकलीफ दे, उसे सोचना ही क्यों है उसके बारे में। आप समझ रहे हो। सो मैंने शादी की, नई जिंदगी शुरू की। आप देख रहे हो नया चीज हो रहा है, तो अभी बेबी भी आने वाला है। बेबी भी आने वाला है। तो सर ये इंटरव्यू खत्म करो, इससे पहले एक लास्ट सवाल और लूँगा कि जब प्रत्युषा वाला केस हुआ उस समय बहुत सारे लोग, जैसे आपने नाम भी लिया, मैं नाम रिपीट नहीं करता हूँ, कि उन लोगों ने आप पे आरोप लगाया कि राहुल दास सिंह कुछ नहीं करता है, वेला है, प्रत्युषा का पैसा खाता था और इसका यही काम है लड़कियों का पैसा खाना, ये सब। तो और क्या बोलेंगे वो लोग, और कुछ बोलने को तो था नहीं ना। अब मेरा कहने का केस सुसाइड का था, तो प्रत्युषा क्या पैसा खाने से मर गई? हाँ बोलो। तो मेरा तात्पर्य ये है झूठ थे कि प्रत्युषा केस के बाद कोर्ट मेरे को छोड़ता नहीं ना यार। अगर मैं इतना कुछ करता तो कोर्ट मुझे नहीं छोड़ता। कोर्ट में मेरा सारा फाइनेंशियल दिया गया था सर, मेरी जमा किया गया था कि ये बैंक स्टेटमेंट है और ये इसका आईटी रिटर्न है,
इसने ये फिल्मों में पैसा लगाया, वही मैं कह रहा हूँ, इतना बिजनेस किया, वही वो तो सब देखने के बाद मुझे छोड़ा। वही मेरे सवाल सुन लीजिए कि हाँ। उस दौरान जब आप पे आरोप लगे तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज सुसाइड कर लिया, उसके बाद राहुल राज सिंह ने हाँ। कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, भविष्य में कौन कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट्स तो यार देखो हमारे यहाँ तो मैं एक्टर हूँ, डॉक्टर जैसा होता है, रोज मरीज आता है, कुछ ना प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। आपको बोला मैं थिएटर कर रहा हूँ, बिल्कुल थिएटर कर रहे हैं, और कुछ समय तक तो मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं सदमे में था। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब, हाँ मेंटली डिस्टर्ब था, ये सारी चीज़ें हुई थी। एक्टर को मेंटली सेटल रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारे आरोप तो आपको मैंने बता दिया कि कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा गया, क्योंकि इन लोगों ने जो जो चीज़ बोला था ये सारी चीज़ें कोर्ट में भी इन्होंने कहा था कि भाई उनको कैसे पता चला एक ही रात में कि कौन सा बैंक से कहाँ से पैसा निकला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको तो वो तो खाली बेतुकी बातें कर रहे थे। वो तो चीज़ों को मुझे पता था, तो कोर्ट को सारी चीज़ों को बेतुकी लगी बातें, तभी तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा मेरा केस को एक्सेप्ट भी किया जी। कोर्ट केस कब एक्सेप्ट करता है? जब सारी चीज़ों देख के एक्सेप्ट करता है। तो वो तो बेबुनियाद चीज़ें थी। आज कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? तो प्रोजेक्ट्स तो मैं भी कर रहा हूँ, और कुछ दिन पहले भी मेरा एक सीरीज टेलीकास्ट हुआ है, और अभी बातचीत चल रही है, थिएटर प्लेस चल रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी इन थिएटर। थिएटर को देख के बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, फिर से जैसे मिल जाता है तो फिर से लाइमलाइट में आ जाऊंगा। तो आई होप तुम लोग प्यार करो और पब्लिक प्यार करे, अब बेकार की बातों में ना रहे, सुसाइड को कभी सपोर्ट ना करे, चाहे वो कोई एक्ट्रेस करे और प्रधानमंत्री करे या कोई भी करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट प्रमोट सुसाइड, वेरी बैड थिंग। और खुश रहो, नया साल है, नया सोच रखो, है ना, और आगे आगे तरक्की करते हैं। और रैपिड फायर एक नाम सुना होगा आपने, झटपट। तो सबसे पहला सवाल, राहुल राज सिंह घमंडी है, हाँ या ना? कभी कभी। कौन सा मोमेंट होता होगा जब कोई बेकार का आदमी घमंड दिखाता है तो ज्यादा हो जाता है उसे नीचे दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए नहीं। तो चलिए, और दूसरा क्या कभी ऐसा मौका आता है कि जब राहुल राज सिंह सोचते हैं कि कमरा बंद करूं, अकेले में चिल्ला चिल्ला करूं, बहुत बिलक बिलक के तड़प अकेले में कमरा बंद करके नहीं, समुद्र के किनारे, इतना बड़ा समुद्र है, वहां चिल्लाया, अपने अंदर का समुद्र से पावर लिया और अपना पावर उसे दिया। बिल्कुल, इसे ये तो करना भी चाहिए आप लोगों को। जब भी लगे कि सुबह 4, 4:30, 5 बजे मैं जाके चिल्लाया और खूब क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है तो उसके बाद मुझे ताकत मिली, उसके बाद मैं लड़ा। और ये केस करना, बड़े बड़े लॉयर को रखने बहुत पैसा लगता है। बिल्कुल सही। लाखों रुपए खर्च किए, कमा के किए ना, इवेंट्स कर करके कमाए, जितने कमाए तो मैंने अपना नाम इज्जत वापस लाने के लिए वो पैसा मैंने कोर्ट में जमा किया ना। आज भी मेरा जो वकील है मिस्टर आबाद पांडा, बहुत बड़े वकील है, बहुत पैसा लगता है उनके पास जाने में। तो मैं क्यों दे रहा हूँ? जी एंड में आप लोगों को मालूम पड़ेगा, जिस दिन कामया पंजाबी हारेगी वो तो उसी समय जीत गया मैं। लेकिन ये सारे बेबुनियाद चीजें फिर से जब मैं जीतूंगा तो जीतेंगे तो यहाँ होंगे मेरे साथ एकदम बिल्कुल। राहुल राज सिंह में कोई ऐप है? ऐप देखो सब में होता है, वो ऐप कोई बहुत बड़ा ऐप नहीं है। तो ज्यादा कॉफी पी लेता हूँ, ऐसे बोलते हैं कॉफी पीना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं चाहिए, कैफीन होता है उसमें। तो ये छोटी मोटे ऐप है, और कोई रैश ड्राइविंग नहीं करता हूँ ना गाली गलौज करता हूँ, तो ऐसा कोई ऐप नहीं है। क्या आप एक अच्छे बेटे बन पाए? यस, तभी तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ना, मेरे माँ बाप ने। अब तो ये सवाल तो उनसे पूछना पड़ेगा जिधर आएंगे गारंटी बताइएगा, मैं पूछ लूंगा। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत जेन्युइन जवाब दिया आपने। करो महाराष्ट्र में तो सर ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। यस। और इसके जो दर्शक हैं वो चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर, मतलब फिल्म लाइन से रिलेटेड हो, फिल्मी चाणक्य, फिल्मी लोग होते हैं और चाणक्य मैं हूँ, सवाल पूछता हूँ तो जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, जो इस लाइन में आना चाहती है, उनको क्या राय मशवरा देना चाहेंगे आप? क्या उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए यार। जिसको एक्टिंग करने में शौक है वो एक्टर ही बनेगा, जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर ही बनेगा, है ना। तो जिसको आना है आओ, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत काम है यहाँ पे, आओ काम करो, फोकस करो, ध्यान दो, हेल्थ बनाओ। ये हमारा लाइन बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे है। एक टाइम के बाद सक्सेस मिलता है, क्यों नहीं मिलता? लगे रहो, जितना ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे उसके पीछे काम करोगे, किस्मत अगर तुम्हारा साथ देगा तो तुम शाहरुख खान भी बन सकते हो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पठान 2 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। दोस्तों आज हमारे साथ थे राहुल राज सिंह। पहले मैं उत्तराखंड में था, महाराष्ट्र आया, पहला इंटरव्यू इनका लिया। माता की चौकी और बहुत सारे शोज से ये फेमस हुए और माता की चौकी सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट बिगिनिंग।